और आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं ओसी का फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल्स यानी क्या? रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। तो जो नियम होते हैं, एक रूल्स होता है, उसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं एक हमेशा छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ जब भी टॉपिक स्टार्ट करता हो। तो शायद आपको सुनाया भी होगा कॉलेज में, फिर भी एक बार मैं रिकैप करना चाहूँगा। एक बार अपने जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ लोगों का नाम लेता हूँ मैं। प्राप्ति। तो प्राप्ति एक बार एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई और साथ में बॉयज़ में से हृदय गया था, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू के अंदर बाहर खड़े थे लोग, अंदर बुलाया गया। तो पहले हृदय गया अंदर। हृदय अंदर जाने के बाद में उसने नॉक किया। आवाज़ आ रहा है नॉक का? तो नॉक किया उसने, और नॉक करने के बाद में सर ने बोला यस कम इन। तो वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद बैठा हृदय चेयर पे। जो इंटरव्यू लेने वाले बॉस थे उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम। तो हृदय ने बताया अपना नाम हृदय करके। फिर उन्होंने पानी है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। और हृदय ने क्या किया, वहाँ उसको एक टेबल पे पानी दिखा। हृदय गया, जा कर के ग्लास में पानी लिया उसने, और वो पानी ला करके बॉस को दिया। बॉस ने वो पानी पिया। पानी पीने के बाद यू आर रिजेक्टेड। हृदय एकदम शॉक हो गया कि क्या हुआ क्या। तो हृदय बोला का यस यू आर रिजेक्टेड। तो हृदय चला गया, फिर निकल के बाहर खड़ा था, वेट कर रहा था क्या हुआ क्या। फिर इतने में नेक्स्ट प्राप्ति गई। सेम सीन उसके साथ भी हो रहा है। प्राप्ति भी अंदर नॉक करके गए। वो अंदर जाने के बाद बॉस ने सेम क्वेश्चन पूछा व्हाट्स योर नेम। उसने कहा प्राप्ति। पानी है क्या? तो प्राप्ति ने क्या किया, सामने एक बेल रखा था, वो बेल बजाया टिंग टिंग। बेल बजाने के बाद में एक पर्सन आया, प्यून आया। तो प्राप्ति ने उसको कहा साहब को पानी दो। तो प्यून गया, जा करके पानी ला करके उसने दिया। बॉस ने पानी पिया। फिर प्राप्ति को बोला यू आर सिलेक्टेड। प्राप्ति बहुत खुश हो गई। उसके बाद वो बाहर आई। हृदय ने पूछा कि क्या काय केला, काय विचारला त्याने। प्राप्ति ने बताया पूरा सिनेरियो। तो हृदय ने बोला माझ्यासोबत पण असंच केलं आहे, तो तुला सिलेक्ट केला का? तो प्राप्ति ने बताया कि हम लोग जो पोस्ट के लिए आए हैं वो पोस्ट क्या है, मैनेजर। यानी मैनेजर बनने के लिए आए हम लोग। मैनेजर का काम क्या होता है, खुद काम नहीं करना, दूसरों से काम करवा के लेना। हृदय ने क्या किया, खुद काम किया। तो मैनेजर को ये दिमाग होना चाहिए कि दूसरों से कैसे काम करवा के लेना है हमें। और प्राप्ति ने क्या किया, दूसरों से काम करवा के लिया। इसके लिए उसको वो पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया। बड़े बड़े इंटरव्यू में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये जो वर्ड है, अगर इसका हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे MANAGE मैनेज प्लस MEN प्लस T, मैनेज प्लस MEN प्लस T, मैनेजमेंट MEN प्लस T। तो ये स्पेलिंग जो 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने अभी, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि मैनेज, हमको मैनेज करना है। किसको? मैन, बहुत सारे लोगों को, MEN मैन, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है। टी यानी कि टैक्टफुली, तरीके से, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ कहीं भी बहुत सारे लोग हैं, वर्कर है, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पे आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये हर अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं। हाथ के नीचे जो वर्कर्स होंगे वो अलग अलग, सब एक जैसे होंगे क्या? नहीं। जैसे टीचर्स आपके साथ में कैसे बिहेव करते हैं, टीचर्स भी सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम बोलते हैं कि हम सबके साथ एक जैसे, मतलब सबके साथ एक जैसा हम लोग का फीलिंग्स है, लेकिन हम लोग बिहेव करते वक्त थोड़ा अलग बिहेव करना पड़ता है। किसी को हमको समझ गया कि इसको
10 बार डांटेंगे चिल्लाएंगे तभी भी समझ में आने वाला नहीं है। तो उसको हमको कुछ पनिशमेंट देना पड़ता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक बार डांट दिया तो उसको फील हो जाता है और वो सुधर जाते हैं। और कुछ लोगों को सिर्फ कंपेयर कर दिया किसी के साथ, उनको लगता है नहीं मुझे भी अच्छा करना है, इससे बेटर करना है, तो करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्लास में कॉलेज में इस तरीके से आपको डील करते हैं कि हर एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट चाहिए हमको, फिर वो कैसा भी हो। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को मैं तो स्पेशली सुना देता हूँ, बहुत सुना देता हूँ, बहुत बोल देता हूँ। फिर वो स्टूडेंट सोचता है सर को बताऊँगा, मैं सर को दिखाऊँगा मैं भी क्या चीज़ है। बस मुझे वही चाहिए कि ये स्टूडेंट एक दिन बताए, लेकिन वो ऐसा नहीं बताना चाहिए कि मैं बाहर मिला और 10 जन आया और धो दिया मुझे, ठीक है, वैसा नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि वो स्टूडेंट पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स लेकर के आए और फिर बताए सर देखा मेरा मार्क्स आया इतना। और ऐसे हर साल होता है। हर साल जो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक लाते हैं दोनों डिवीज़न में, उनके बीच में ये कॉम्पिटिशन्स में मेरे तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ क्रिएट करने का। और मैं उस तरीके से उनसे बात भी करता हूँ और उसका रिज़ल्ट दिखता है लास्ट में। बाद में वो स्टूडेंट कुछ भी सोचे हमारे बारे में, लेकिन हमको हमारा रिजल्ट्स मिला, दैट्स इनफ। ओके, तो मैनेजमेंट यानी क्या, हर पर्सन से अलग अलग तरीके से डील करना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। हेनरी फ्योल कौन था? वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था और वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया अपने काम की वजह से। और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे उसने 14 प्रिंसिपल्स बनाया और ये उसने अपने एक बुक के अंदर पब्लिश किया। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन करके नाम है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर। तो ये एक बुक है, ये बुक उसने पब्लिश किया, बहुत फेमस हुआ उसका ये बुक, और इसके अंदर ये 14 प्रिंसिपल्स दिया। आप ध्यान देंगे, अगर 3-4 साल का पेपर उठा के देखेंगे, आपके पास टाइम है अभी, कर सकते हो आप ये सब काम, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है 14 प्रिंसिपल्स, जिसमें से 5 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल का 5 मार्क्स के लिए हर साल पूछा है। और इस साल क्वेश्चन चेंज हुआ है, उसको फर्स्ट चैप्टर डाला, ये चैप्टर नंबर 5-6 था कुछ तो, और अभी सीधा फर्स्ट चैप्टर में डाल दिए हैं, यानी कि इसका वेटेज बढ़ा दिया उन्होंने। और ये 14 प्रिंसिपल ये 10 मार्क्स के लिए आएगा, 10 मार्क्स के लिए आने ही वाला है ये क्वेश्चन आपको। इसके लिए क्वेश्चन पहला लिया है मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहूँगा कि ओसी में ये क्वेश्चन पहला फर्स्ट चैप्टर का क्यों लिया, जबकि आगे का 3rd-4th क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल उसने ये निकाला थियोरी, 14 प्रिंसिपल्स निकाला, ठीक है। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था, ये उसका इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। और ये प्रिंसिपल जो है 14 निकाला उसने निकाला, मतलब ये नहीं कि ये प्रिंसिपल पहले थे ही नहीं, ये पहले भी प्रिंसिपल्स थे, लेकिन किसी ने इस तरीके से बताया नहीं था कि इसको मैनेजिंग में आप इस्तेमाल करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छे से चलेगा। ये बात किसी ने बताया नहीं था, ये बात को बताने वाला ये पर्सन था। कैसा रहता है कि चीज़ें पहले से होती हैं, बस बताने वाला जो होता है उसको हम मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके नोट्स में टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन था, बता रहा हूँ मैं, तो आप मुझे मानोगे ना कि हाँ सर ने क्वेश्चन बता के दिया, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया पहले से था, अमेरिका पहले से था, कोलंबस वास्को ड गामा ने ढूंढ के निकाला, तो क्या इनके ढूंढने के पहले नहीं था? लेकिन हम लोग दुनिया, इनको किसने ढूंढा, इंडिया को अमेरिका को, तो इनके नाम से जानते हैं ना हम लोग कि इन्होंने ढूंढा मतलब ये चीज़ था पहले से, ठीक है। समझ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो है खाली वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं फटाफट। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल यानी रूल्स, नियम, कायदा, कानून, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। हर एक इंसान के पास अलग टैलेंट होता है, टेक्नोलॉजी होता है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। स्टडी किया रहता है, हर एक इंसान ने अपना अलग अलग पढ़ाई किया रहता है, तो उसको उसके हिसाब से काम देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर किसी ग्रेजुएट पर्सन को हमने प्यून बना दिया तो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं सोच सकते अगर वो ग्रेजुएट इतना नॉलेज उसको देना, प्यून का वर्क 1 नंबर करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उल्टा उसको अंदर से फील होगा इतना पढ़ाई लिखाई करके ये काम कर रहा हूँ मैं, प्यून का काम कर रहा हूँ, फाइल इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लिखने का काम थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर आप सामने वाले की एबिलिटी के हिसाब से उसको काम दोगे तो वो एकदम अच्छे से काम करेगा, उसको प्राउड फील होगा कि मैंने जो अचीव किया, जो मेरी एबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे काम मिला। और इससे वर्क की इफ़िशियंसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो काम को बांट देना चाहिए, और काम को बांट देने से क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है, टाइम पे ख़त्म हो जाता है,
काम नहीं बांटेंगे तो टाइम पे काम खत्म होने वाला नहीं है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, 4 लकड़ी को एक साथ तोड़ने के लिए बोला तो नहीं टूटता है, लेकिन उसको हमने डिवाइड कर दिया और फिर तोड़ने के लिए बोला तो उन्होंने तोड़ लिया। तो वैसे ही काम भी एक वैसी चीज़ है, वर्क भी वही चीज़ है। वर्क बहुत ज़्यादा है, उसका लोड है, प्रेशर है किसी के ऊपर, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, वर्कर्स में बांट देंगे तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क में एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बोला है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। अलग अलग टाइप के फील्ड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को काम को क्या करना है, असाइन यानी क्या, दे देना है। ठीक है, बांट देना है। इट इज़ असाइन टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इफिशियंसी, जो मैंने पहले बोला, इफिशियंसी बढ़ती है आपकी। एंड एक्सपर्टाइज, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, रोज़ वही काम कर करके एक्सपर्ट हो जाते हो। ऑफ एम्प्लॉयज़ विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपने अच्छे से काम किया, एक्सपर्ट हो गए, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क यानी क्या, काम को बांट देना। सब काम एक ही पर्सन करेगा तो ठीक से नहीं होगा। सपोज बैंक के अंदर, बैंक का शटर खोला और किसी को पता नहीं कौन सा काम करना है, सब लोग भागे अंदर फटाफट, वर्कर्स लोग, पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बैंक के कर्मचारी है वो, तो वो अंदर भागे। और एक पर्सन था जो रोज़ कैश काउंटर पे बैठता था, कैश काउंट करता था और नोटिफाई करता था। ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शन जो भी लिख करके रखता था कंप्यूटर में। और एक पर्सन है जो इंक्वायरी काउंटर हैंडल करता था। एक पर्सन था जो पासबुक प्रिंट करवाता था। तो आज क्या हो गया, बहुत दिन से लोग ये काम कर रहे थे, आज शटर खुलते ही कोई आगे पीछे लेट हो गया, सबको अलग अलग काउंटर मिल गया, उन्होंने अलग अलग काउंटर पकड़ लिया अपना, क्योंकि किसी को काम बता के नहीं दिया था कि कौन सा काम किसको करना है। ये जस्ट अजम्पशन है, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, मैं आपको जस्ट समझने के लिए पॉइंट ये बता रहा हूँ। तो क्या हो गया कि जो पासबुक प्रिंट करता था वो चला गया कैश काउंटर पे, और कैश काउंटर वाला इंक्वायरी काउंटर पे चला गया, इंक्वायरी काउंटर वाला पासबुक प्रिंटिंग के लिए आ गया। ठीक है, अब ये होने से क्या आएगा, एक पर्सन आया कैश काउंटर के पास, उसने कैश दिया। अब इसने क्या किया, कैश गिनना चाहिए ना, ये सोच रहा है कौन से मशीन में डालूँ, किधर डालूँ, प्रिंट करने के लिए, क्योंकि इसने बहुत दिन तक पासबुक प्रिंट किया है। फिर इसको समझ में आ रहे नहीं, ये तो कैश का अलग काम मिला है, फिर वो कैश काउंट करेगा धीरे 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 धीरे, उसको बहुत टाइम जाएगा। और वो जो दूसरा इंक्वायरी काउंटर पे चला गया है, इतने दिन तक उसने कैश काउंट किया है, तो पब्लिक को आते ही सामने बोलता है, हाँ कितना लाया है, पैसा कितना है, हाँ स्लिप भरा, बोलता नहीं मुझे इंक्वायरी करना है, कैश नहीं जमा करना है। बोला हाँ, तो फिर वो इंक्वायरी पूछेंगे सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या लगेगा, डिटेल्स, करंट अकाउंट के लिए क्या लगेगा, तो वो सोचना पड़ेगा उसको क्या लगेगा, फिर वो रीड करेगा, फिर बताएगा, फिर फॉर्म देगा, तो उसको बहुत टाइम जाएगा। क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं हम, कि अगर काम बांटा नहीं है तो टाइम जा रहा है। और अगर रोज़ उनको काम डिसाइड करके दे दिया, आपका ये पोस्ट है, आपको ये काम करना है, तो देखो ज़रा, आप जाओगे बैंक में जब जाते हो या कभी गए होंगे, तो कैश जब देते हो उसको गिनने के लिए, कितना फटाफट गिनता है वो, मशीन रहता है, मशीन में डाल देते हो, नंबर काउंट करके बता देते हो, उसके बाद भी वो लोग खुद गिनते हैं। और खुद जब गिनते हैं तो उनका स्पीड देखो कितना रहता है। आप उनके साथ काउंटिंग स्टार्ट करो, आपका काउंटिंग पीछे हो जाएगा, उतना फटाफट फटाफट काउंट कर लेते हैं, तो एक्सपर्ट हो गए वो काम कर करके। इंक्वायरी काउंटर वाले को पूरा बहाट हो गया किसको क्या बोलना है, कैसे बताना है। पासबुक प्रिंट वाले को पता है पूरा कैसे पासबुक अंदर इंसर्ट करना वगैरह, आजकल तो ऑटोमेटिक होता है, मशीन्स बन चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देने से सामने वाले के टेक्निकल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, मैनेजरियल नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको काम बांट दिया, तो वो पर्सन उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया क्या, फर्स्ट पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स व्हाट, आपके घर में ऑथराइज पर्सन कौन है, किस चीज़ के लिए वो मैंने बोला नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ मैं, ऑथराइज पर्सन कौन है, घर के सारे डिसीजन कौन लेता है, उसको ऑथराइज पर्सन बोलेंगे ना। तो ऑथराइज पर्सन यानी क्या, जिसको वो डिसीजन लेने का पावर है। इट मीन्स ऑथोरिटी डिसीजन से कनेक्टेड है, तो जो पर्सन को ऑथोरिटी देते हैं वो डिसीजन लेता है, वो काम करवा के लेता है परफेक्टली अच्छे से सामने वाले से, उसको ऑथोरिटी दी है, सामने वाले को बोलेगा ये काम करो वो काम करो। और अगर वो कल को काम नहीं होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑब्वियसली जिसको ऑथोरिटी दिया था वही रिस्पॉन्सिबल है। मैं बोलता हूँ अगर क्लास के अंदर
सुबीर तुमको ये काम करना है, ठीक है, ये डिटेल्स मुझे चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन दो मुझे। या तुम क्लास के मॉनिटर, तो उसको मॉनिटर बना दिया, और उसके बाद उसने पूरा, मैं आया दूसरे दिन नेक्स्ट डे और मैंने कुछ पूछा उसको, उसने कहा कि नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ बोला उसने। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं किसको चिल्लाऊंगा? उसको ही चिल्लाऊंगा ना, सुबीर को ही चिल्लाऊंगा, बराबर। तो यानी कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चलता है, बोथ गो हैंड टू हैंड टुगेदर, साथ में चलते हैं। तो जिसको जितना ऑथोरिटी दिया है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल भी होता है, काम नहीं किया तो इसमें लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, बराबर। ऑथोरिटी हम लोग को डिसीजन लेने का उससे अधिकार मिलता है। इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोग, यानी अपने से नीचे, उसको सबॉर्डिनेट बोलते हैं ना, वर्कर्स, ठीक है। समझा? जो वर्ड नया मिलेगा या कुछ आपको नहीं भी समझेगा मुझे पूछ सकते हो। कैसे पूछना है पता है? हर नेक्स्ट डे आपको पुराने वीडियो पे, नेक्स्ट पिछले वीडियो पे फीडबैक देना रहता है व्हाट्सएप पे, तो दे सकते हो उसमें। इफ़ द मैनेजर इज गिवन द ऑथोरिटी टू कंप्लीट द टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अगर उसको कुछ काम दिया मैनेजर को करने के लिए, उसने काम नहीं किया उस टाइम में, तो वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। सो मैनेजर शुड हैव प्रॉपर ऑथोरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू द गोल। जो भी गोल टारगेट हमारा डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग क्या देते हैं? टास्क देते हैं, और टास्क यानी ऑथोरिटी देते हैं, तो वो ऑथोरिटी के थ्रू उसको टास्क कंप्लीट करना है, और नहीं किया तो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड पॉइंट समझा? हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेल ने बता के दिया, काम को बांटो, काम को बांट देने से काम इजीली हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। दूसरा उसने क्या बता करके दिया? उसने बोला सामने वाले को ऑथोरिटी दो काम करने का, तभी वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, वो डिसीजन ले पाएगा। ऑथोरिटी नहीं तो डिसीजन कैसे ले पाएगा? मतलब मैंने बाहर बुलाया सुबीर को क्लास के और बोला क्लास माइंड कर जा, ध्यान दे, कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा है ना, इतना उसको सुबीर को बोल के मैं चला गया। सुबीर को बाहर बुलाया था, सुबीर अंदर गया, अंदर जाते ही सबको बोलने लगा सब लोग शांत बैठो, तो सब लोग क्या बोलेंगे? तू शांत बैठ चल, बोलेंगे कि नहीं उसको? क्योंकि किसी को पता नहीं कि उसको ऑथोरिटी दिया है, तो ये ऑथोरिटी उसको मिला है, इसका भी सबको नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो ये सबके अवेयरनेस में ऑथोरिटी दिया जाता है मैनेजर को, और फिर अकॉर्डिंगली मैनेजर क्या करता है? वर्क करता है, और वो उसके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो याद रखो डिसिप्लिन दो टाइप का होता है। अब आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है? आप देख रहे होंगे पीडीएफ में या टेक्स्ट बुक के अंदर कि जो भी एक्सप्लेनेशन है पूरा ऐसे 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 करके दे दिया है। आपको प्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को, वो मैं बता रहा हूँ। डिसिप्लिन हम लिखेंगे, डिसिप्लिन उसका दो टांग निकालेंगे, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और एक तरफ लिखेंगे एनफोर्स्ड डिसिप्लिन। इससे क्या होगा? इससे ना आपका पेज भरेगा, ठीक है। एग्जामिनर जो बोर्ड का पेपर चेक करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कितना लिखा है, और कुछ लोग होते हैं कि क्या लिखा है। आपको पता है आपका पेपर कौन से एग्जामिनर के पास जाने वाला है? नहीं। तो हमको क्या करना है? मेरा ये काम है आपको बताना कि किस तरीके से पेपर भरना है और क्या लिखना है। वो आप मुझे सुनोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो लिख पाओगे, ठीक है। तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। तो पेपर भरने के लिए भी आपको डिसिप्लिन ऐसे कुछ चार्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो टेक्स्ट बुक में हो या ना हो, आप खुद बना सकते हो। तो डिसिप्लिन दो टाइप का, सेल्फ और एनफोर्स्ड। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि इंसान को आदत है हमेशा खुद से डिसिप्लिन में रहने का, टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का, ठीक है। मोबाइल साइलेंट रखने का, स्विच ऑफ करके रखने का कॉलेज में या क्लास में, ठीक है। ये सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। एनफोर्स डिसिप्लिन क्या होता है? आप टाइम पे नहीं आए, हम लोग बोलते हैं 30 सिटअप्स करो, 40 सिटअप्स करो, बाहर खड़े रहे, हाथ ऊपर करके खड़े रहे। मोबाइल क्या है, रोज़ बजता है तेरा मोबाइल, दे मोबाइल दे, 500 फाइन, नहीं मुझे मालूम नहीं, 500 फाइन। तो ये सब क्या है? एनफोर्स डिसिप्लिन। इसके वजह से आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के डिसिप्लिन हो गए। तो कभी कभी एनफोर्स करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को बोला जाता है आप 3 दिन लेट आए तो आपका लेट मार्क लगेगा और 1 दिन का सैलरी चला जाएगा, ठीक है। रोज़ अगर लेट आ रहे हो तो लेट मार्क तो लग रहा है, 3 दिन का ऐसा हुआ तो 1 दिन का सैलरी गया। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय टाइम पे आएगा, क्योंकि सैलरी बहुत प्यारा है उसको, ठीक है।
तो इस तरीके से डिसिप्लिन होता है। अब ये डिसिप्लिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है दिया है वो एक बार देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू फेयल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट, ओबे यानी क्या, आज्ञा का पालन करना, ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को जो रूल्स चला रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। There must be a clear understanding between the management and worker regarding the organization's rules. Basic discipline should be observed at all level of management. ठीक है, आपको ये साल के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर वो बातें नहीं बताई है, सेल्फ और एनफोर्स लास्ट ईयर के इसमें बताई थी। आप ये मत सोचना कि मैंने जो बोला है वो नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, क्योंकि चेक करने वाले टीचर्स वही है इतने साल से जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने बात बोला है कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको वो लिखना है। इसमें क्या बताया एक्स्ट्रा, इन्होंने क्या बताया है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता है, हर एक वर्क टाइम पे ख़त्म हो जाता है, और ये बहुत इसेंशियल थिंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर किसी को इस बात का ओबे रिस्पेक्ट करना चाहिए जो डिसिप्लिन रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, इवन ये सारे रूल्स मैनेजर को और एम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए, दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए रूल्स के बारे में, तभी सबको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे आप, समझा ही नहीं है तो डिसिप्लिन फॉलो कहाँ से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना पॉइंट, इसमें 2 ही पॉइंट हो पाया मेरा इस वीडियो के अंदर, एक प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हर लेवल पे लगता है। लेवल यानी क्या, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लोअर लेवल पे वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले फोरमैन्स। मिडिल लेवल पे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, और उसके ऊपर जो होता है MDs होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, हर लेवल पर डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, आपने मैच देखा है, क्रिकेट मैच, उसके अंदर जब कोई क्रिकेटर बैटिंग कर रहे हैं और 98, 97 पे पहुंच गए हैं, ठीक है, और सिचुएशन ये है कि उसको बहुत 2-3 बॉल्स सिर्फ है और उसके अंदर उसको स्कोर करना है अच्छे से। ठीक है, 10 रन्स निकालना है 3 बॉल्स के अंदर, और उसको खुद का 100 सेंचुरी बनाने के लिए 2 या 3 रन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट होकर के खेलेगा कि मेरा सेंचुरी होना चाहिए, कि ये सोच के खेलेगा कि नहीं मुझे हिट करना है क्योंकि मुझे कम बॉल है उसके अंदर 10 रन्स निकालना है, तभी हम लोग मैच विन होंगे। क्या क्या सोचते हैं आप लोग? ठीक है, आई होप सो आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, कि वो क्या करेगा, खुद का सेंचुरी के बारे में नहीं सोचेगा। बराबर, तो खुद का सेंचुरी के बारे में नहीं सोचेगा, पर्सनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे पूरा मेरा टीम को जिताना है। यही बात यहाँ पर लिखा है उन्होंने। ठीक है, हेनरी फ्योल यही बताना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ झगड़ा हो गया कुछ लोगों के बीच में, या कुछ सिचुएशन आ गया, या कुछ डिसीजन लेने का टाइम आ गया, तो उस वक्त उसको डिसीजन लेते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, कंपनी पहला, बाद में वो एम्प्लॉय या बाद में कुछ लोग। ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहला सोचना चाहिए, बाद में लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सेम वे हर एक एम्प्लॉय को भी काम करते वक्त या डिसीजन लेते वक्त पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, बाद में खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनाइजेशन। सबऑर्डिनाइजेशन का मतलब होता है कम, सबऑर्डिनेट नहीं है क्या, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कम वैल्यू देना, पीछे रखना उस बात को। किसको, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल यानी खुद के इंटरेस्ट को, खुद के बात को, खुद के इम्पोर्टेंस को कम रखो, पीछे रखो, टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट रखो, तो ये आपका बिजनेस चलेगा। मैनेजर ने कुछ ऐसा देखा कि कोई एम्प्लॉई है वो सही है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि ये रहेगा, इसका वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को, और ये रहेगा हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, क्या करेगा? उसको पता है कि वो सही है, फिर भी निकालना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। पहला कन्विंस करने की कोशिश करेगा, सबको समझाएगा, फिर भी नहीं समझ रहा, अल्टीमेटली उसको यही डिसीजन लेना है
कि अगर उसको नहीं निकाला तो फिर ये लोग इतने सारे लोग जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है ना, इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखो, ये हर जगह हर किसी को ये फेस करना पड़ता है। आप भी अगर मैनेजर के पोस्ट पे होंगे तो क्या करोगे? इमोशनली रह के काम नहीं चलेगा कि आप सोचोगे कि नहीं नहीं मैं तो वो इंसान को रखूँगा, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली यही प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो हमेशा। इसके लिए सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। घर परिवार के अंदर भी पेरेंट्स खुद के बारे में नहीं सोचते, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते। मतलब आपके डैडी घर पे जब कुछ काम करके बाहर से आते हैं, अभी तो नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, उसके पहले तो क्या करते हैं, आइसक्रीम लेके आते हैं और बैठ जाते हैं खाने के लिए। बच गया तो आपको देते हैं, तो खा लो। तुम लोग तो क्या पप्पा हमको नहीं दिया, कमा मैं रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, तुमको दूँ, ऐसा करते हैं क्या? खुद अच्छा खाते हैं, अच्छा कोट बूट शूज़ मस्त टाई नया नया गॉगल, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना, वो पहले आपके बारे में सोचते हैं। खुद का मोबाइल वैसे ही पुराना रहेगा, आपके लिए नया फ़ोन ला करके देते हैं। यानी कि क्या, वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, पूरे घर के बारे में पहला सोच रहे हैं, खुद के बारे में लास्ट। तो यही प्रिंसिपल है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में आप लोग रीड करो। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, रीड करो। मैंने जो बोला है वही लिखना है आपको। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इंग्लिश में कि ये प्रिंसिपल में क्या बोला है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेस प्रेफरेंस देने का एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देन मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ होल ग्रुप रैदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अभी, वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, 7th पॉइंट। तो 6 पॉइंट देखा था हम लोगों ने अभी, जस्ट 5 पॉइंट्स पहले के वीडियोज़ में हो चुके हैं। 6 पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी 7th पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पावर है ऑथोरिटी लेने का, वो कुछ लोगों के हाथ में दे के रखा हुआ है। तो वो लोग पावर्स, उनके पास ऑथराइज पर्सन है, वो लोग डिसीजन लेंगे कि बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है। ये सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम है, वो स्मॉल साइज़ के बिजनेस में यूज़फुल होता है, छोटे साइज़ के बिजनेस में। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन चलता नहीं है, वहाँ पे हमको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता, उससे आपको समझ में आएगा। सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल आपका कॉलेज के अंदर टीचर्स है, ठीक है, और उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए उनको जो ऑथोरिटीज़ हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशंस हैं, असाइंस है, वर्क है, काम करने के लिए जो भी बोला जाता है, वो सब इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आता है? प्रिंसिपल के पास से आता है। कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, ट्रस्टी मेंबर्स है कुछ लोग, उनके थ्रू आता है। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। कुछ फ्यू हैंड्स के पास पावर है, वो लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सब लोग काम करते हैं, तो काम बराबर से हो रहा है। मतलब कॉलेज में सपोज एक कॉलेज है, दूसरा, अपने कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, दूसरे कॉलेज में 2 सर है, क्योंकि अपने कॉलेज में अकेला हो ना, इसलिए मैंने नहीं एग्जाम्पल दिया। दूसरे कॉलेज में 2 सर है, दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ा तो कैसा? फाइटिंग चालू हो गया, फाइटिंग चालू हुआ, रिसर्च में कर रहे फाइटिंग, तो बाकी के सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ऐसे सर्कल बना के बोलेंगे, कम ऑन सर, कम ऑन मैथ्स सर, कम ऑन मैथ्स सर। दूसरा, यस ज्योग्राफी के सर, कम ऑन, मुंह पे मारो सर, मुंह पे मारो। तो ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फाइटिंग चल रहा है मस्त इन दोनों का। तो प्रिंसिपल आएगा, आ करके इंटरप्ट करेगा, या फिर किसी को भेज करके इंटरप्ट करवाएगा, और फिर बातचीत से मैटर सॉल्व करेगा। अगर प्रिंसिपल है ही नहीं तो चलते रहेगा ना, रोज़ कॉलेज में यही चलेगा। कुछ बच्चे इनकी तरफ से हो जाएंगे, कुछ बच्चे इनकी तरफ से हो जाएंगे, फिर यही गैंगवार ही चलते रहेगा कॉलेज में। तो सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कुछ लोग के पास ऐसा पावर्स रहना चाहिए, ऑथोरिटी रहना चाहिए, जो डिसीजन ले और उनका सबको सुनना चाहिए। ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल देता मैं, बैलेंस। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों कैसे चलता है। अपना कंट्री इंडिया के अंदर जो पावर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, लेकिन मोदी अकेला नहीं चला रहा है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। छोटे साइज के लिए सेंट्रलाइजेशन, पर बड़े साइज का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे इंडिया इतना बड़ा कंट्री को संभालना है, तो अकेला मोदी नहीं संभाल रहा है, बराबर। हर अपने पूरे इंडिया को क्या किया, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है, बहुत सारे स्टेट्स, इतने सारे स्टेट, और हर एक स्टेट के लिए क्या, एक सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री,
वो अपने अपने राज्य को संभालेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने अथॉरिटी दे दिया इतने सारे लोगों को, इसको बोलते सेंट्रलाइज्ड। जैसे वो प्रिंसिपल हो गया और ये सारे टीचर्स हो गए, हर एक क्लास को अपने अपने डिवीज़न को संभाल रहे क्लास टीचर्स, ठीक है। तो हर एक स्टेट को संभाल रहे, सेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, इन्होंने भी हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, वो इतना बड़ा राज्य वो अकेला नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ किया। नगर सेवक, अलग अलग वार्ड क्रमांक बना दिया, वहाँ के नगर सेवक हो गए, वो लोग अपने अपने नगर को संभाल रहे, समझा। तो बहुत लार्ज स्केल होता है, तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों करना पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा पावर एक पर्सन के हाथ में, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना बहुत सारे लोगों में। तो यहाँ पे बहुत सारे वार्ड बन गए ना, नगर सेवक बहुत सारे हैं, तो सब में वो पावर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो रीड करो अंदर का एक्सप्लेनेशन, मैं क्यों रीड नहीं कर रहा आपको पता है, ठीक है। आपको भी तो थोड़ा रीडिंग करना चाहिए, आप रीड करोगे और फिर से मेरा वीडियो सुनोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ताकि आपने एक बार रीड किया रहेगा, फिर जब मैं बोलूँगा तो आपने कुछ समझने का कोशिश किया था, नहीं समझा था या समझा था मैं बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ो और उसके बाद में फिर वीडियो देखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है पगार, सैलरी। तो हेनरी फ्योल, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन यानी पगार टाइम पे मिलना चाहिए, और टाइम पे ही नहीं, पगार अच्छा मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए, जितना काम कर रहा है सामने वाला उसके हिसाब से मिलना चाहिए, तो सामने वाला मन लगा के काम करेगा। अच्छा, ये पगार दो टाइप का होता है, कैसा, एक है मॉनेटरी और दूसरा है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी यानी कैश, आपका जो सैलरी, आप जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको 20,000 30,000 40,000 जो मिल रहा है आपके काम के एबिलिटी के हिसाब से। नॉन मॉनेटरी में आपको आने जाने का फैसिलिटी, पास निकल के दिया, या फिर पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिल रहा है, कैंटीन फैसिलिटी खाने पीने के लिए फ्री में मिल रहा है आपको, मेडिकल फैसिलिटी कुछ हो गया तो इंश्योरेंस वगैरह निकाल के दे रहे हैं आपको, रहने के लिए क्वार्टर दिया अगर बहुत दूर से आते हो तो फ्री में। ये सारी फैसिलिटी क्या है, नॉन मॉनेटरी, पैसे में नहीं मिल रहा है वो। समझ में आ रहा है, डोकत का है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन दो टाइप का, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, दोनों के बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ठीक है, सामने वाले को। तो ये प्रिंसिपल रीड करो अच्छे से। इसमें एक बात और एक्स्ट्रा ये बोलना चाहूँगा कि सामने वाले को परमानेंट करो। पगार तो दे ही रहे हो, इसके अलावा उसको परमानेंट कर दोगे, लॉन्ग लाइफ के लिए रख दोगे, तो क्या होएगा, उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ, तो अच्छे से मन लगा के दिल दिमाग से काम करेगा। अगर उसको पता चला टेम्प्रेरी है तो हर थोड़े दिन में क्या करेगा, अपसेंट रहेगा, बाहर जाएगा किधर दूसरे जगह इंटरव्यू दे करके आएगा जहाँ पे उसको चांसेस है परमानेंट करने का। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। ठीक पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब ये स्केलर चेन क्या होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की सिस्टम होता है। हायरार्की नया वर्ड है आपके लिए। हायरार्की का मतलब होता है टॉप टू लोअर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लेवल्स होंगे, अलग अलग लेवल को ही हायरार्की बोलते हैं। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, तो ये अलग अलग लेवल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हायरार्की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पुराना ज़माना था, ट्रेडिशनल अप्रोच था, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस हायरार्की में ही पास ऑन होता था। इसको हम लोग स्केलर चेन बोलते हैं, चेन सिस्टम, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक चैन के थ्रू जाएगा। बॉस को कुछ भी इंफॉर्मेशन, टॉप लेवल पे जो है वो बॉस को कुछ भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है नीचे के लेवल पे, फॉरमैन को, फॉरमैन है ना वर्कर को, ठीक है, तो वो क्या करता था, बॉस टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल वाले को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता था, बताता था कुछ बात, जो भी बात रहती थी, फिर वो वही इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल वाले को बताता था। तो बात कम्युनिकेशन डायरेक्ट गया क्या, नहीं, पास होकर के गया, हायरार्की में गया, लेवल्स में गया, यानी स्केलर चेन, चैन में गया। वैसे ही लोअर लेवल वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन सजेशन भी देना रहेगा बॉस को डायरेक्ट, तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, वो अपने सुपीरियर को कांटेक्ट करेगा, वो अपने सुपीरियर को, फिर वो अपने सुपीरियर को, इस तरीके से ऊपर तक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होएगा। अभी आपको यहाँ पे एक डायग्राम आएगा, ये डायग्राम को अंदर A B C D
और EFG ऐसा दिया हुआ है। ये डायग्राम आ जाएगा आपको, यहाँ पे सीन होएगा। अभी मैं इस तरफ से बता रहा तो शायद डायग्राम पेस्ट करने के बाद अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो उसमें डायग्राम में कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर D को इन्फॉर्मेशन A को देना है तो D C को बोलेगा, C B को बोलेगा, फिर B A को बोलेगा। और अगर D को इन्फॉर्मेशन G को देना है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट में है या अलग डिपार्टमेंट में, तभी भी D C को बोलेगा, C B को, फिर B A को, फिर A E को बोलेगा, E F को, और फिर G को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। खाना बन रहा है, उसका आवाज़ आ रहा है सिटी का। ओके, तो अभी ये सिस्टम देखा हमने, इसको बोलते स्केलर चेन। ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसे ही था। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जिसके अंदर इस चैन को फॉलो किया जाता है, पर ये क्या है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने में बहुत टाइम चला जाता है। तो हेनरी फैल ने सजेस्ट किया, बोला कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, इमीडिएटली पता चलना चाहिए दूसरे को, तो आप इस चैन को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। उसको एक ब्रिज बोला जाता है, उस ब्रिज भी बोल सकते हैं उसको, और दूसरा नाम क्या दिया है, गैंग प्लैंक। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आपको दिया है यहाँ पर कि डी को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है जी को। वो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग प्रिंट हुआ है, वहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी है ही नहीं डायग्राम में। तो डी को इन्फॉर्मेशन देना है जी को, तो वो डायरेक्टली अगर कम्युनिकेट करता है तो एक ब्रिज बन गया है। तो ये जो ब्रिज बना है इसको क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक बोलेंगे, ठीक है। इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी रहा तो। अंडरस्टूड। तो स्केलर चेन होता क्या है, एक चैन ऑफ सिस्टम है इन्फॉर्मेशन का, जिसमें हायरार्की बनी होती है, यानी लेवल्स बने होते हैं, अलग अलग लेवल पे इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया जाता है। एमरजेंसी सिचुएशन में इस चैन को हम लोग ब्रेक करके गैंग प्लैंक बना सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग। एमरजेंसी सिचुएशन रहा तो ही, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये पूरा रीड करो एक बार इंग्लिश में, जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो भी फ्लो है वो इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। और इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, जो भी अगर ज़रूरत पड़ा तो ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने का कैसा, छोटू सा नहीं बनाने का, एटलीस्ट 5-6 लाइन, 4-5 लाइन कंज्यूम, 6-7 लाइन कंज्यूम करता हुआ बनाने का, पेज भरना चाहिए ना, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ मेरा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इसके अंदर डायग्राम नहीं दिए है और कुछ बातें मिसिंग भी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। याद रखो, मैं जो बोलता हूँ एकदम सच बोलता हूँ, एकदम सही बोल रहा हूँ। आपको डाउट है पूछ सकते हो, उसको मैं क्लैरिफाई करूँगा। कभी शायद कुछ और बोल दिया, लेकिन मैं जितना बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको सब सही है, पूरा ट्रस्ट करो मुझ पर। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, पूरा 101% सही है। आप रिफ़र कर सकते हो, जितने बुक्स रिफ़र करने उतने, उसमें वो बातें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ऑर्डर में कुछ बात नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कुछ पॉइंट्स पहले भी थे जिसमें वो बातें नहीं थी, मैंने बताया था, वो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, ज़्यादा याद रखोगे ना तो थोड़ा हम लोग लिख पाते हैं जा कर के एग्ज़ाम में, ठीक है। ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या, वो हमने सुना है कोर्ट में, ऑर्डर ऑर्डर, जज बोलता है ना, वही ना ऑर्डर का मतलब। तो वो वही है, नहीं वो नहीं है। दो बार बोलता है वो, ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, मतलब 2 ऑर्डर होगा। एक हम लोग वो होटल में जा कर के वो ऑर्डर देते, चिकन फ्राइड राइस, चिकन चिली, चिकन लॉलीपॉप। नॉनवेज नहीं खाते आप लोग? अच्छा, पाव भाजी लेके ना, पाव भाजी। ओके, ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने जो होटल में ऑर्डर दिया वो क्या था, थिंग्स, सामान का ऑर्डर था, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, कनेक्टेड है थोड़ा। ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप का ऑर्डर लगता है, एक मैन पावर और एक मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का ऑर्डर किया जाता है, रॉ मटेरियल का ऑर्डर किया जाएगा, जो भी सामान बनाने के लिए चाहिए वो, और दूसरा मैन पावर का ऑर्डर किया जाएगा, मशीन्स का ऑर्डर किया जाएगा। मैन और मशीन ये सब सामान बनाने के लिए लगता है। अब ये 2 जो ऑर्डर है, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन किस हिसाब से दिया है उसको, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हर एक चीज़ अपने जगह पे होना चाहिए। घर में भी देखो, हर एक चीज़ ऑर्डर वाइज रखना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, सिस्टमेटिकली होना चाहिए। हर एक चीज़ का अपना जगह होता है, उसी जगह पे वो रहना चाहिए। तो क्या है ना, ढूंढने से इजीली मिल जाता है। अगर आपको ऐसे आदत नहीं है, जहाँ से सामान उठाया वहाँ रखने का, कहीं पे भी रख दिया
फिर ढूंढो, मिलता नहीं है। फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते बोलते सामान जहाँ से उठा था ना वहाँ पे रखने की आदत नहीं है, ये नहीं कि वहीं पे रख दूँ तो मिलेगा ना। ऐसा सुनना पड़ता है अपने को, या फिर हम सुनाते किसी को, अगर अपने को रखने का आदत है तो ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिकली ऑर्डर वाइज हर एक चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ के लिए बना है वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तब काम बराबर से हो जाएगा, इफ़िशिएंटली हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर बोला है कि जो पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उसका जो पोजीशन है उसके हिसाब से उसको उस जगह पे प्लेस करना चाहिए, काम पे रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अपना वेस्टेजेस नहीं होगा मैन पावर का, ठीक है। दूसरा, जो भी रॉ मटेरियल्स है वो टाइम पे जितना चाहिए उतना अवेलेबल हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर टाइम वेस्ट होगा अपना, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है देखो, द प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। वही ये प्रिंसिपल बता रहा है आपको कि ऐसा प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए प्लेस बना हुआ है, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और हर एक चीज़ अपने अपने प्लेस पर है। ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी। बस इतना भी लिखा ना मोर देन इनफ है कि ह्यूमन और मटेरियल्स ये दोनों भी राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होना चाहिए, तो इफ़िशियंसी मिलेगा अपने को। फिर वही चीज़ उन्होंने रिकैप किया है कि जॉब उनको उनके हिसाब से मिलना चाहिए, तभी यूटिलाइज़ कर पाएंगे हम रिसोर्सेज का। तो ऑर्डर में आप एक्स्ट्रा लिखना है तो क्या लिख सकते हो, लिखोगे 6 M's। देयर आर 6 M's विच वी हैव टू ऑर्डर। 6 M's क्या होता है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मार्केट, मेथड, ये 6 M's होते हैं, ठीक है। मतलब आप याद कैसे रखोगे, अगर ऐसे कुछ अरेंज करेंगे हम लोग तो याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ बनाने के लिए मैन पावर चाहिए हम लोग को, ठीक है। अच्छा, मैन पावर चाहिए, साथ ही साथ मशीन भी चाहिए, सिर्फ मैन पावर से काम नहीं चलेगा, तो मैन और मशीन लगेगा अपने को। हम लोग बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सब सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए। अच्छा, और इसका एक मेथड होगा, अब सामान बन के रेडी हो गया तो बेचेंगे काम मार्केट में। तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप 6 M's को, ठीक है। M's और भी है लेकिन ये 6 बेसिक M's है। तो ये हर एक M's यानी इनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर पे हर एक सामान रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली चलेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या अपना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फॉल ने 14 प्रिंसिपल बता के दिया, बोला कि ये 14 प्रिंसिपल को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर फॉलो करता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन एकदम अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ, हम लोगों ने इसके पहले देखा स्केलर चेन। स्केलर चेन में उन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजर, फिर फंक्शनल मैनेजर, फिर मार्केटिंग मैनेजर। तो हर एक मैनेजर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना पड़ता है, तो बराबर चेन में जाना चाहिए। ये स्केलर चेन में देखा हम लोगों ने, और अभी देखा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर एक चीज़ अपने प्लेस पे होना चाहिए। तो 11th पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं है क्या, ये याद रखो। यहाँ पर इक्विटी का मतलब है इक्वल, हर किसी को एक नज़र से देखने का। एक नज़र ऐसा नहीं, एक नज़र मतलब सबको इक्वल ट्रीट करने का। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांटते वक्त सबको बराबर काम डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है, उनके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से। अच्छा, पगार देते वक्त भी पगार भी उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का। इक्वल मतलब सबको एक जैसा पगार तो नहीं दे सकते, मतलब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो हर डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जो लोअर लेवल पर वर्कर है वो हर डिपार्टमेंट में सबका पगार सेम, डिपार्टमेंट कौन सा भी रहने दो, पर क्योंकि आप सब वर्कर हो इसलिए आपका पगार क्या सेम। फिर जो सुपरवाइज़र रहेगा, फिर डिपार्टमेंट कौन सा भी रहने दो, सेल्स डिपार्टमेंट में वो सुपरवाइज़र रहने दो या परचेज डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र रहने दो, है तो सुपरवाइज़र। तो दोनों सुपरवाइज़र का डिपार्टमेंट चेंज है, फिर भी लेवल सेम होने की वजह से पगार भी क्या सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए तो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है इसलिए तेरा पगार ज़्यादा एज अ सुपरवाइज़र, और तू परचेज डिपार्टमेंट में खर्चा कराता है कंपनी को इसके लिए तेरा पगार कम, तू सेल कराता है बेच के देता है तो तेरा पगार ज़्यादा। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हर लेवल पे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, सुपरवाइज़र्स, मैनेजर्स, MDs, उनका पगार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए।
कि लड़की है, लड़का है, अपने जात वाला है, दूसरे कास्ट का है, अपने एरिया का है, अपना रिश्तेदार है, उस हिसाब से पगार का या कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी समझ में आया? क्या लिखना है आपको? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग वेजेस, डिवीजन ऑफ वर्क, एंड इट शुड बी इक्वल वेदर दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना 12th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर का मतलब होता है टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? आपको जो जॉब दिया है वहाँ पर ही आप रहोगे, स्टेबल वहाँ पर ही, मतलब आपका प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपको काम पे से निकालेंगे नहीं। अगर एक एम्प्लॉय को ऐसे दिमाग में बैठ गया कि मैं यहाँ परमानेंट हूँ, तो क्या मन लगा के, दिल लगा के काम करेगा? ठीक है, हेड और हार्ट से काम करेगा, दिल दिमाग से काम करेगा। हेड हार्ट, सही बोला ना? एक्चुअली जब हम लोग दिल दिमाग एक हो जाता है तो हेड और हार्ट दोनों क्या हो जाता है? एक हो जाता है। ठीक है, उस वक्त ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ऐसे एक पिक्चर में देखा था मैंने। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर परमानेंट कर दिया तो वो दिल दिमाग से काम करना स्टार्ट करेगा। उसको पता चलेगा कि दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें यहाँ परमानेंट हूँ, मुझे काम पे से कभी निकाला नहीं जाएगा। तो अपना पूरा एफर्ट्स देने का कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि यही ऑर्गेनाइजेशन से मुझे लाइफ टाइम खाने पीने को मिलने वाला है, मेरा घर चलने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, जाते वक्त फ़ैन लाइट बंद करके जाएगा, कोई नहीं है तो पता चला सब लोग बैठे हैं और खड़े और बोल रहे हैं मैं बंद करके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ध्यान देगा, कुछ भी वेस्ट हो रहा है तो रोकने का कोशिश करेगा। क्यों? परमानेंट हूँ और यही परमानेंट नहीं है, मेरे को क्या करना है? मेरे को जितना काम करता हूँ उतने का पगार मिलता है, मैं लाइट फ़ैन चालू है, मेरे को क्या करना है? निकल जाएगा वो। परमानेंट नहीं है, बोला ही नहीं मैंने, इतने दिन से, इतने साल से काम कर रहा हूँ, परमानेंट नहीं किया। तो ऐसा अगर थिंकिंग रहेगा तो मन से, दिल से एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लेगा ही नहीं ना कोई। ठीक है, तो परमानेंट कर देने से, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आपका टाइम पीरियड परमानेंट करने से क्या होता है? अच्छे से काम होता है। तो हेनरी फेल ने जो बताया प्रिंसिपल्स, तो उससे मैनेजर अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं ना, उसका गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर को कि कैसे काम करवा के लेना है, तभी वो सक्सेसफुल मैनेजर बनता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर समझा आपको क्या होता है? उसको परमानेंट कर देने का, टेम्परेरी पीरियड पे नहीं रखने का। तो उससे उसका बिलोंगिंगनेस बढ़ जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ज़्यादा एफर्ट्स लेता है, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और ज़्यादा टर्नओवर देखने को मिलता है अपने को। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर आप लोग सोचना और मुझे इसका आंसर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, वॉइस मैसेज में देना, मैं सुनूंगा सब लोग क्या बोलते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है? लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये पॉइंट्स ख़त्म हो जाने दो आज का ये, उसके बाद इकोनॉमिक्स का 2 वीडियो या 2-3 वीडियो बनाऊंगा मैं। ये 3 सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक कवर हो जाने के बाद मैं ना वीडियो ऐसे जब आऊँगा ना, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ मैं, क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आपको फीडबैक देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, व्हाट्सएप पे। फिर मैं देखूँगा कौन पहले आंसर दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है व्हाट्सएप पे, किसने अच्छे से पढ़ाई किया, सारे वीडियोस अच्छे से देखे, टेस्ट टाइप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वर्ड का मीनिंग बता था आपको एकदम सिंपल तरीके से। एक बार क्या हो गया, ऐसे ही कृष्णा बैठी थी और उसके डैडी खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते उनको खांसी आने लग गई। तो डैडी कृष्णा को देख रहे ऐसे, और कृष्णा भी डैडी को देख रही है और हंस रही है, मज़े ले रही है। तो डैडी ने बोला, अरे नालायक जा पानी लेके आ। तो हाँ लाती हूँ ना। फिर कृष्णा गई, पानी ला करके दिया उसने पीने के लिए, फिर पापा ने पानी पिया। अभी ये एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या वो बताता हूँ मैं आपको। हुआ ऐसा कि जैसे डैडी को खांसी आई, कृष्णा बहुत अच्छी लड़की है, उसने देखा अरे पापा को खांसी आ रहा है, तो फिर फटाक से गई भाग के एकदम, और पानी ला करके उसने पापा को दिया, पापा पानी। पापा ने पानी पिया। तो यानी कि किसी के बोले बिना जब आप खुद से कुछ काम करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या? किसी के बोले बिना आपने अपनी मर्जी से खुद से आगे आए,
ठीक है, और कुछ काम किया, उनके लिए कुछ कर लिया, सही टाइम पे सही वर्क एफर्ट को हम लोग इनिशिएटिव बोलते हैं। समझ में आया? तो कृष्णा ने वो किया। पहला वाला एग्जाम्पल जस्ट ऐसे ही था। तो अभी इसमें क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें वही बोला है सेम चीज़ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बॉस को, मैनेजर को, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को चांस देना चाहिए इनिशिएटिव लेने के लिए कि आप खुद से आगे आओ, आइडियाज़ दो, आपका मन में जो सजेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। मीटिंग में डिस्कशन वगैरह करते वक्त एम्प्लॉयज़, वर्कर्स लोग को भी बिठाना चाहिए, उनसे भी सजेशंस लेना चाहिए। तो उनसे भी सजेशन लेने से क्या होता है, उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा सजेशन लिया गया, सुना गया हमको, और कभी उनका सजेशन एक्सेप्ट हो गया और टॉप लेवल तक पहुंच गया तो उनको ज़्यादा अच्छा फील होता है कि हमारा सजेशन आज यहाँ तक पहुँचा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उनका प्रमोशंस वगैरह भी चांस हो सकता है। एक एग्जांपल देता आपको, जैसे कोलगेट कंपनी का रियल एग्जांपल है कि कुछ साल पहले सिर्फ कोलगेट कंपनी ही चलती थी। टूथपेस्ट क्या आता था तो कोलगेट और कुछ नहीं। बहुत साल पहले की बात है, आप पैदा नहीं हुए रहेंगे तब की बात है। तभी मार्केट में जस्ट आया था क्लोजअप और पेप्सोडेंट। क्लोजअप और पेप्सोडेंट आते ही एकदम छा गया। उसके पीछे का रीज़न सिंपल यही था कि उनका जो टूथपेस्ट था वो कलरफुल था, रेड और ब्लू ये कलर में आ रहा था। तो छोटे छोटे बच्चे लोग घर पे मम्मी डैडी को डिमांड करते थे हमको वही पेस्ट चाहिए जो कलरफुल रहता था। पेरेंट्स लोग ने भी वही खरीद के दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन था, बच्चा रोज़ सुबह नाटक करता था, ब्रश करता नहीं था। ठीक है, और इन्होंने फ्लेवर मिंट अलग अलग फ्लेवर में लेकर के आए पेस्ट। तो बच्चा वो पेस्ट मन लगा के कर रहा है, खा भी ले रहा है, थोड़ा जल्दी पेस्ट भी ख़त्म हो रहा है। तो ये रीज़न से कोलगेट का थोड़ा डिमांड कम हो गया था, सेल्स कम हो रहा था। तो कंपनी ने मीटिंग बिठाया कि क्या करें, अभी सेल्स बढ़ाना है थोड़ा, तभी हम लोग सेल्स थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा पैसा आ जाएगा तो नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय ने खुद से सजेशन दिया कि हम क्या करेंगे, कोलगेट का पेस्ट का जो आगे का होल है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक नहीं करेंगे, हम लोग खुद ही ऐसा नया गुड्स बना करके, जो नया आ रहा है पैक बन रहा है, उसका साइज़ बड़ा करके लॉन्च कर देंगे। इससे क्या होगा, रोज़ सुबह पेस्ट जो हम लोग प्रेस करते हैं, हमको आदत है कि प्रेस करने का तो कितना पेस्ट बाहर आता है, लेकिन अभी पता नहीं होल बड़ा हो गया है। एक बार प्रेस कर दिया तो ज़्यादा पेस्ट बाहर आ गया, फिर तो अंदर डालेंगे नहीं। घर में 4 लोग 5 लोग सब लोग यही कर रहे हैं। तो उस महीने उसको याद दिमाग में बिठाने के लिए कि हाँ धीरे दबाना है, 1 हफ्ता तक चला जाएगा, तब तक पेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा सेल हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये आइडिया उसका एक्सेप्ट किया गया। तो ये एक आइडिया हो गया, इनिशिएटिव लिया उसने। फिर एक दूसरा एग्जांपल है ऐसा LG कंपनी का, वो नेक्स्ट वीडियो में देता मैं। ठीक है, वीडियो एक्सटेंड हो रहा है, एक्सप्लेन कर देता है इसको मैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी वर्कर को चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, ताकि उसके इनिशिएटिव को लेकर के हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, वर्कर का पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। पहले 13 नंबर प्रिंसिपल जो था अपना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, उसका एक एग्जांपल देना रह गया था। इनिशिएटिव का मतलब आपको बता दिया मैंने। वैसे LG कंपनी की बात है, LG कंपनी के अंदर फॉरेन की घटना है, ये सच्ची घटना है। तो टीवी पैक कर करके बॉक्स के अंदर, वहाँ पर फॉरेन में कैसा मैक्सिमम काम मशीन्स करते हैं, ह्यूमन लेबर का थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, मशीन का ज़्यादा वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीन ही क्या करता है, वो एक रोबोट टाइप या एक मशीन होता है, वो टीवी को उठाता है, बॉक्स में डालता है, बॉक्स पैक हो जाता है, फिर उसको नेक्स्ट एक रोलर पे रख देते हैं, या फिर वो आगे आगे पास ऑन होते जाता है। फिर वहाँ पे भी एक आदमी, एक मशीन रहता है, वो उठा करके डंप कर देता है, उसको रख देता है, लोड कर देता है एक बड़े से कंटेनर के अंदर, फिर वो कंटेनर चला जाता है जहाँ पे उनको भेजना रहता है। ठीक है, ये सब सिस्टम वहाँ फॉरेन का होता है। तो कंप्लेंट आ रहा था, कंप्लेंट ये था कि कुछ बॉक्स खाली आ रहा है, उसमें टीवी है ही नहीं। तब LG कंपनी ने छोटा सा एक मीटिंग लिया। उस मीटिंग के अंदर जो बॉस लोग थे, मैनेजर्स लोग थे, MDs, उनको सुपरवाइजर्स पर रखा, और एम्प्लॉयज़ की छोटी एक टीम जो थी उनको बुला लिया। छोटी टीम क्योंकि कम ही एम्प्लॉय रहते थे वहाँ पे। तो ये टीम को बुलाया, उनका सजेशन लिया गया कि क्या करना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक स्कैनिंग मशीन रख देंगे। ठीक है, स्कैनिंग मशीन रख दिया, वहाँ से पास हो रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट पर पास होता है सब सामान, ठीक है, स्कैन करने के लिए। तो वैसे वो टीवी का बॉक्स वो स्कैन होने के लिए जाएगा ऐसे, और जो स्कैनर है उसमें से जब जाएगा और बॉक्स खाली रहेगा तो आवाज़ आएगा टी 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 करके, तो एक पर्सन आएगा बॉक्स को हटा देगा। तो बॉस ने बोला हाँ अच्छा आइडिया है, कितना खर्चा होगा इसका? उन्होंने बोला कि 2-3 लाख खर्चा होगा। तो बॉस ने बोला लेकिन अपने इतने सारे ब्रांचेज है, सब जगह फैक्ट्रीज है, सब जगह ये लगाना पड़ेगा, तो crores ऑफ रुपीज़ खर्चा हो जाएगा।
दूसरा कोई सजेशन है क्या? तो ऐसे कॉर्नर में एक एम्प्लॉय बैठा था, जैसे कि अभी यहाँ कॉर्नर में कौन है, कौन दिख रहा है, सचिन दिख रहा है मुझे। तो वो उठा वहाँ से और उसने बोला कि मैं सजेस्ट करूँ क्या कुछ? बोला कि हाँ करो। बोला कि हम क्या करेंगे, ये जो स्कैन हो रहा है मशीन के थ्रू, स्कैन सॉरी जो रोलर पे जा रहा है सब बॉक्स, तो हम क्या करेंगे, ये रोलर के इस तरफ एक साइड में बड़ा सा टेबल फैन लगा देंगे और उसको चालू कर देंगे। ठीक है, जो बॉक्स में टीवी है वो बॉक्स पास हो जाएगा, आगे चला जाएगा, लेकिन जो बॉक्स खाली है वो वहाँ से पास होते वक्त फ़ैन के हवा की वजह से उड़ जाएगा, नेक्स्ट साइड में गिर जाएगा। ठीक है, तो खाली बॉक्स सब उस तरफ जाएंगे, बाकी जो बॉक्स आगे जा रहा है कन्फर्म्ड उसमें टीवी होगा ही, और इसका खर्चा जो है बहुत कम है, फ़ैन का, टेबल फ़ैन का, बड़े टेबल फ़ैन का। तो ये आइडिया उसका एक्सेप्ट किया गया। तो ये उसने क्या लिया, इनिशिएटिव लिया। तो इनिशिएटिव का मतलब आपको समझा। ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स पे हम लोग क्रिकेट का एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप सोचेंगे सब लोग क्रिकेट का एग्जांपल कैसे फिट बैठता है पूरे 14 प्रिंसिपल्स पे। जैसे एक क्रिकेट भी एक टीम होता है, 14 पॉइंट वही अपना टीम स्पिरिट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स, यानी टीम वर्क, टीम में काम करना। लास्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं हम लोग, उसमें ये बताया है हेनरी फ्योल ने कि एक ऑर्गेनाइजेशन को टीम में रह के काम करना चाहिए, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसे क्रिकेट के अंदर जब बॉलर बॉलिंग करता है, उसका बॉल जब बैट्समैन हिट करता है तो उसके हिट करने के एक्शन से ही जो फील्डर्स हैं उनको समझ में आ जाता है कि बॉल किस तरफ जाने वाला है। अकॉर्डिंगली वो लोग इनिशिएटिव लेते हैं और उस तरफ भागना स्टार्ट करते हैं 2-3 जन। ठीक है, ताकि हमने देखा ही आईपीएल वगैरह बहुत सारे मैचेस में बाउंड्री लाइन के पास भी कैच कैसे 3 जन मिलके 2-2 जन मिलके कैच लेते हैं। तो उस तरीके से सब लोग वहाँ पे भागने को स्टार्ट करते हैं और फिर वो टीम वर्क के थ्रू वो पर्टिकुलर बैट्समैन आउट हो जाता है। तो इनिशिएटिव का मतलब ऐसा नहीं, वेट नहीं करने का, कोई मुझे बोले भाग रहे थे, इधर बॉल आ रहा है तब जाएंगे, भागेंगे, पकड़ेंगे, फील्डिंग करेंगे। इनिशिएटिव मतलब क्या, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। ठीक है, खुद से आगे आना, तो वो इनिशिएटिव है। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स में वही बोला है, टीम वर्क, एक टीम वर्क होता है क्रिकेट में, सब लोग को टीम में रह के काम करना पड़ता है। भले आपका ड्रेसिंग रूम में कितना भी झगड़ा हुआ रहे, किसी ने आपके गाल पे एक झापड़ दे दिया रहे, हुआ था ना श्रीचंद हरभजन, ऐसे सिचुएशन में श्रीचंद बॉलिंग कर रहा है, श्रीचंद भी बॉलिंग करता था पता है ना, श्रीचंद बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन ने हिट किया, कैच आ रहा है हरभजन को और उसको कुछ बातें याद आ गई श्रीचंद की और उसने कैच ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे अगर खेलेंगे तो जीतेंगे क्या? नहीं। तो एक टीम में रह के काम करना पड़ता है। आपकी जो बाकी की बातें बाहर की वो अलग, और अभी टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि सेंचुरी बनाना है उसको या फिर टीम को जिताना है, तो टीम को, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को पहले लेना है, पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टीम स्पिरिट, टीम में रह करके काम करना, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब हम लोग काम कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे 14 प्रिंसिपल्स एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए मैनेजर को हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट का मतलब आपको बताया था, मैनेज करने का मैन, MEN यानी सिंगल मैन, MEN यानी बहुत सारे, इंग्लिश ज़्यादा आता है लेकिन जितना आता है बता रहा हूँ आपको। तो बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहीं पे हैंडल करने का टेंशन आता है, मैनेज करने का टेंशन आता है, और वो टैक्टफुली करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड वापस से एक बार रिवाइज करो, पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि सब लोग टीम में रहे, डिवाइड एंड रूल फॉलो नहीं करना चाहिए। तो डिवाइड एंड रूल फॉलो करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं है। सबको टीम में रहने के लिए ऐसे टास्क देने चाहिए, वर्क देने चाहिए कि लोग टीम में आ जाए, साथ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बीच में दिया था वंदना को और आस्था को। ठीक है, तो दोनों ने शायद कम्युनिकेट किया होगा और फिर मुझे लिस्ट जो भी आया था फॉरवर्ड करके पर्सनली। ठीक है, तो इस तरीके से ना टीम में आप खुद एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं तो टीम बनता है। तो ऐसे टीम बना करके हमको आगे चलना है। चलो बाय बाय।